अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के सेशन में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि उनका ताल्लुक़ है आरिफ हबीब लिमिटेड। जी हाँ, वो है आरिफ हबीब लिमिटेड की वाइस प्रेसिडेंट सना तौफीक साहिबा हमारे साथ आज मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे जो है इकॉनमी के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ हम बैंकिंग सेक्टर को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इन दोनों चीज़ों में एक्सपर्ट हैं और उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मदु करने के लिए। थैंक यू सो मच सना, आपका कि आपने आपका बहुत ही बिजी स्केड्यूल रहता है और उसमें से आपने जो है आज हमारे लिए वक्त निकाला। और इस सेशन की मैं एक ख़ास बात ये भी बता दूं कि ये सेशन जो है इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं हमने उन्हें भी इस सेशन का पार्ट बनाया है। बट अभी आपके सवालात हम लेंगे थोड़ी देर में, जब तक हम बातचीत अपनी करेंगे। थोड़ा सा हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी और इकोनॉमी के ऊपर भी। देन उसके बाद जो है आपको हम मौका देंगे कि आप अपने सवालात करें और जो है कोशिश कीजिएगा कि आपके जो सवालात हों वो जो है बैंकिंग सेक्टर और इकोनॉमी से ही रिलेटेड हों, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मूविंग टू द सेशन और हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो सना, आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो अगर हम इकोनॉमी को अभी हम स्टार्ट करें तो इस वक्त आप जो देख रही हैं कमिंग वीक में इलेक्शन एक्सपेक्टेड हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो कि बेस करती है न्यूज़ के ऊपर। जो भी न्यूज़ आती है वो उस मार्केट को जो है इफेक्ट करती है। तो इस वक्त आपको क्या लगता है कि जो है अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शन के बाद क्या होने वाला है मार्केट में? क्या हुकूमत, कौन सी हुकूमत जो है वो आती है और किस तरह का इम्पैक्ट आपको लग रहा है? क्या प्रेडिक्शन है आपकी? जी, सबसे पहले बिल्कुल इस वीक में जो है फाइनली जो इलेक्शंस जिसका हम काफी अरसे से वेट कर रहे थे वो स्केड्यूल्ड है। एंड आई थिंक सबसे अच्छी चीज जो इलेक्शन के होने की वजह से है कि एक पॉलिटिकल फ्रंट पे जितनी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो चुकी है उसमें एक होपफुली एक क्लैरिटी आएगी। रिजल्ट जो भी हो, आउटकम जो भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ इकोनॉमी के लिए ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। इसके अलावा जो है जहाँ तक अगर हम बात करें कौन सी पार्लियामेंट या क्या आएगी, वो आई थिंक विद टाइम जो है हमारे पास जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे तो ऑब्वियसली होगा। बट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हर पार्टी अपने साथ एक एजेंडा लाती है, एक मैनिफेस्टो लाती है। सो जिस पॉइंट पे अभी हमारी इकोनॉमी है, आई थिंक बहुत शदीद जरूरत है इस बात की कि एक बिल्कुल क्लियर इकोनॉमिक डायरेक्शन जो है पाकिस्तान को मिले। और जिस तरह के अभी हमारे इकोनॉमिक हालात हैं, स्पेशली इस पॉइंट पे जहां हम आईएमएफ से भी निगोशिएट कर रहे हैं और अपने जो इंटरनली जो कुछ इंडिकेटर्स जिसमें महंगाई सबसे सरफहरिस्त है, इसके अलावा जहां आपके फिस्कल इश्यूज हैं, आपके एक्सटर्नल कंसर्न्स हैं, तो उन सबको देखते हुए आई थिंक जो भी पार्टी आए बड़ा क्लियर कट उनका एक इकोनॉमिक डायरेक्शन जो है उसकी जरूरत है। एंड आई एम श्योर जितनी भी पार्टीज हैं उनके सामने सारी इकोनॉमिक कंसर्न्स बहुत ही ऑब्वियस हैं। सो अब वो पॉइंट नहीं कि आप एक लेड बैक एटीट्यूड के साथ आए, अब वो है कि आपने डिफेंसिव नहीं बहुत एग्रेसिव होके जो है अपना रोल प्ले करना है इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ऑफ कोर्स उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। सो जहां तक अगर आप ओवरऑल मार्केट की बात भी करें तो मार्केट का हमने हमेशा देखा है कि इमीडिएटली जो है इम्पैक्ट तो पॉजिटिव आता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो चाहे लोकल इन्वेस्टर हो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक मुल्क में एक गवर्नेंस जो है या एक प्रॉपर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो। सो उसके बाद हमने देखा है हिस्टोरिकल, हमने अपनी एक्सरसाइज भी की थी कि इमीडिएटली जो है पॉजिटिव रिटर्न है। अगर मैं सिर्फ बात करूँ एक दिन के बाद, तो मार्केट जो है पॉजिटिव ही क्लोज करती है। एंड ये हिस्टोरिकली आप जब 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 इलेक्शन हुए उसमें ये नंबर्स उठा के देख लें। हाउएवर फिर ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म में डिपेंड करता है उस पार्टी की या उस पार्लियामेंट की इकोनॉमिक डायरेक्शन पे। और जिस तरह अभी जो चीजें हैं, जिस तरह के हमारे अभी मेजर कंसर्न्स हमारे पास हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है वो कैसे उसे एड्रेस करती है उस पर डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगी आपकी मार्केट। मार्केट को हम कहते हैं एक लीडिंग इंडिकेटर है, यानी जो अभी चीज होने वाली है उसको पहले से मार्केट जो है प्राइसिंग करती है। सो अभी जो मार्केट में हमने पिछले कुछ अरसे में देखा था पॉजिटिव
जो एक मार्केट ने एक बुल रन किया था, उसमें ऑब्वियसली कुछ चीजें थी जिसमें हम कहते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट स्पेशली, आई थिंक इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने वो डिसीजंस लिए जो कि डेफिनेटली मुश्किल थे। अव्वल तो ऑब्वियसली ये पॉइंट आना ही नहीं चाहिए था कि हम ये डिसीजंस लेते जिसमें गैस टैरिफ आई के, बिजली के नरगों में इजाफा है और दीगर जो हमने स्टेप्स लिए, बट सिंस वो अब वक्त की जरूरत बन गई थी, आई थिंक इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने डेफिनेटली फुली इंश्योर किया है कि एटलीस्ट हम IMF को ऑन बोर्ड रखें और जो एक डिफॉल्ट के कंसर्न्स आना शुरू हुए थे वो एड्रेस करें। सो वो चीज अब हो चुकी है, बट अब फॉरवर्ड लुकिंग हमें देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि दोबारा ये चीजें रिपीट ना हो। और इसमें कोई कोई दो राय नहीं कि अभी आने वाले जो कुछ अरसा है चैलेंजिंग रहेगा। एंड अभी भी हम ये नहीं कर सकते कि हर चीज, मैं एक मिसाल दूं, आप पूरी तरह इंपोर्ट खोल दें, ऑब्वियसली अभी हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। गाड़ियों की इंपोर्ट हो गई या जैसे हम कहते हैं नॉन एसेंशियल्स की, ये चीजें अभी तो आपके होनी ही नहीं चाहिए जो कह लें प्रायोरिटी में। अभी ये वो वाला वक्त है कि आप जो डिसीजन लें प्रूडेंट हो, प्रूडेंट फॉर द इकोनॉमी एंड पाकिस्तान इन जनरल, एंड उसी से फिर आगे पता चलेगा कि seriousness of the government and obviously of the people in power. सही। अच्छा, आपने कहा कि अभी हम ये डिसीजन नहीं ले सकते, इसकी क्या वजूहात है? क्यों अभी इम्पोर्ट के हवाले से आपने कहा, इसकी क्या वजह है? जी, सो थोड़ा सा अगर मैं इकोनॉमिक ओवरव्यू दूं आपको, तो अभी पाकिस्तान में जिस तरह की जो चीजें चल रही हैं, अगर हम एक्सटर्नल फ्रंट पे देखें तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली जिस तरह के हमारे प्रीवियसली इंपोर्ट बिल रहा है 50 अरब तक हमारा एक साल में गया है, इवन बियॉन्ड दैट अभी जो है एक कह लें कि ऑल्दो हम IMF में, IMF का बड़ा क्लियर इस पे इंस्ट्रक्शंस है कि आप इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। सो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इंपोर्ट है, बट इसेंशियल्स को हमने अभी प्रायोरिटी दी हुई है। एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि हम पूरी तरह को इंपोर्ट को उस तरह नहीं खोल रहे जिस तरह अभी, क्योंकि हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा क्लियर ये कहा जाता है बात कि हम अनफॉर्चुनेटली हम इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, यानी हम अपनी जरूरियात को भी इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगी इसकी क्या वजूहत है। डेफिनेटली आई थिंक बहैसियत पाकिस्तानी हम सबको पता है कि हमारे अंदर जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं वो सारी इस चीज पे हमें इस पॉइंट पे लेके गए हैं कि इंपोर्ट करके हम अपनी जरूरियात भी पूरी कर रहे होते हैं, और इसमें दीगर फैक्टर्स और भी हैं। बट देन ये फैक्ट है कि हम एक इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, तो जहां आप इंपोर्ट खोलते हैं तो हमने देखा सबसे पहले ऑब्वियसली प्रेशर आपके रिजर्व्स पे आता है। मुश्किल से हम अगर यही मैं अगर जून 23 की बात करूं जहां डिफॉल्ट की बात आना शुरू हुई थी, तो वहां आपके स्टेट बैंक के रिजर्व 4 अरब तक चले गए थे। और फिर उसके बाद जो है IMF प्रोग्राम होता है और हमारे रिजर्व्स इंप्रूव होके जो है अब 8.2 8.3 बिलियन पे आ गए हैं। सो अभी भी रिजर्व्स इतने आप कह रहे हैं थोड़ी सा टेक्निकल चीज है, बट आसान अल्फाज में अगर समझाऊं, इंपोर्ट कवर की बात करते हैं तो अभी आपके पास सिर्फ इतने रिजर्व्स हैं जो कि बमुश्किल 1.6 यानी 1.5 महीना या इसके लगभग जो है इंपोर्ट आप कर सकते हैं, उतनी कवरेज है आपके पास। बट ये भी अभी सफिशिएंट नहीं है। IMF का जो एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है वो 3 महीने का होता है कम से कम। तो अभी वही पोजीशन उतनी बेहतरीन नहीं है कि आप आराम से इंपोर्ट करें, सो बड़े मैनेज करके चलना चाहिए। और हो भी रहा है कि जो एसेंशियल्स हैं उस पर हम अपना जो है उसे प्रायोरिटी रख रहे हैं, और उसके अलावा जो रिजर्व्स को हम कोशिश कर रहे हैं कि मेंटेन रखें। अगर हम ऑब्वियसली अभी IMF की भी ट्रांच आई है, सो उसकी वजह से भी जो थोड़ी सी रिजर्व्स में इंप्रूवमेंट देखी गई है। हाउएवर ये लॉन्ग टर्म नहीं है, कर्जा लेके रिजर्व्स को बिल्ड करना ये सोल्यूशन नहीं है। ऑब्वियसली सोल्यूशन उसी में कि आप एक्सपोर्ट्स को बेहतर करें। दूसरी रीजन जो हम अभी इंपोर्ट को पूरी तरह कर भी नहीं रहे, वो रिफ्लेक्ट हो रही है आपके रुपी पैरिटी में। एक वक्त था कि हमने इसको देखा है कि 290 को भी प्लस करके 300 तक भी, ओपन में तो खैर 300 को भी क्रॉस किया था। बट ऑब्वियसली कुछ मेजर्स लिए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हम कहते हैं, उसकी वजह से हमने देखा रुपी रिकवर भी किया। बट यही वो चीज है कि इंपोर्ट को अगर आप पूरी तरह खोलते हैं तो डायरेक्टली इम्पैक्ट आप देखेंगे अपने रुपी पैरिटी पे। सो वो चीज भी जो है अभी फिलहाल पाकिस्तान में इतना डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी वो भी जो है आपके ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस को वर्सन करता है। सो अभी कुछ अरसे से हम देख रहे हैं रुपी जो है एक रेंज बाउंड चल रहा है, और इंटरबैंक में 280 इसके लेवल के इर्द गिर्द चल रहा है। एंड उसकी वजह से भी अभी आपको ओवरऑल सपोर्ट मिली हुई है। सो आई थिंक वही बात है कि
कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं जिसमें जिस तरह मैंने अभी बताया, ये इंपोर्ट को एक मैनेज करके चलाना और रुपए को कोशिश करना कि ज्यादा जो एक हमने देखा था इंट्राडे में 10-10 रुपया निकल जाता था अगेंस्ट डॉलर, सो वो चीज को कंट्रोल करना। एंड बाकी ऑब्वियसली डेफिनेटली हमें ये चीज भी देखनी चाहिए जो क्रैक डाउन हुआ था अगेंस्ट इनफॉर्मल मार्केट्स, जो स्मगलिंग और रुपए की हो रही थी, डॉलर की होर्डिंग जैसे कह रहे हैं वो हो रही थी, उसके अगेंस्ट भी मेजर्स देखे हैं। सो इन सारे कलेक्टिव मेजर्स से मिलके अभी जहां आपकी इंपोर्ट पोजीशन को जो सपोर्ट किया है ओवरऑल, अगर मैं करंट अकाउंट की सिर्फ बात करूं क्योंकि ये चीजें एक्सटर्नल अकाउंट में, करंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होती हैं। सो अभी पिछले 7 महीने का, बल्कि इनफैक्ट 6 महीने का जो करंट अकाउंट हम देखें तो तकरीबन 830 मिलियन डेफिसिट का हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, और यही पिछले साल जो है अरब से भी ऊपर का था। सो फ्रॉम 1 बिलियन डेफिसिट टू 1 बिलियन, इनफैक्ट 1 बिलियन प्लस डेफिसिट, या 2 बिलियन, इस तरह का अमाउंट था। यानी वहां से लेके अब आप 800 की रेंज में आए हैं with all these measures and taken by the caretaker government and the other authorities. So उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी आपको वहां भी एक सपोर्ट मिल रही है। जी। अच्छा, ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया है आके। अभी रिसेंटली चूंकि इलेक्शंस होने वाले हैं, इनकी गवर्नमेंट जाने वाली है, तो रिसेंटली जो इन्होंने पेट्रोल की एकदम से कीमत बढ़ाई है और बिजली के नरखों में भी इजाफा किया है, तो ये क्या पॉलिसी है? क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जो हुकूमत बन के आएगी तो वो भी कुछ ना कुछ इजाफे की तरफ ही जाएगी। तो इन्होंने जाते जाते ये एक तरीके का वो कहते हैं ना कि एक तरीके का शौक क्यों दे दिया है? अभी इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा, हमें एनर्जी सेक्टर में ये चीज समझने की जरूरत है कि एनर्जी सेक्टर के जो मसाइल हैं वो बहुत डीप रूटेड है और बहुत पुराने हैं, जब से आप कह लें कि पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया है, जिसमें एक लफ्ज, एक नाम जो हम हमेशा सुनते आ रहे हैं एनर्जी सेक्टर के साथ, वो है सर्क्यूलर डेट। तो इस सर्क्यूलर डेट की रेजोल्यूशन में ऑब्वियसली जो वो है एक दिन का तो नहीं है या एक दो डिसीजन से नहीं होगा, डिफरेंट इसमें प्लान्स है और इसके तरीकेकार है, जिसमें से एक जो चीज है जिसे हम कहते हैं कि उसकी स्टॉक की एक्यूमुलेशन को रोकना और इंश्योर करना कि आप मजीद इसको जो है इसमें फाइल अप ना करें डेट को, एक वो चीजें हैं। और जो इसको रिजॉल्व करने के लिए जो प्लान्स लिए जा रहे हैं उसमें से एक ये था कि आपकी जो बिजली के टैरिफ हैं उसमें जो है उसके टेक्निकल पार्ट में नहीं जाऊंगी, बिल्कुल आसान करके उसको आपने इतना करना कि एटलीस्ट इंश्योर करें कि आप इसकी एक्यूमुलेशन को भी रोकें और आगे जो इसमें इसकी जो अदायगी है वो भी इंश्योर की जाए। सो आईएमएफ का बड़ा क्लियर है इसमें कि एनर्जी सेक्टर के इश्यूज आप रिजॉल्व करें। और उसके अलावा जहां तक गैस टैरिफ की भी बात है, अगर आपने देखा होगा तो उसमें मेजर जंप हमने देखा था नवंबर के महीने भी। सो उसमें जो है ये दोनों चीजें, एंड इसके अलावा जहां तक पेट्रोलियम की बात है, पेट्रोलियम की प्राइसेस में अच्छा हमें बेसिकली ये देखना चाहिए कि पेट्रोलियम की प्राइसेस एक आम इंसान को, एक कॉमन मैन को तो ये नजर आता है कि बढ़ा दी गई, पीछे उसकी पूरी मैकेनिज्म में वर्किंग है। अगर बिल्कुल आसान करके देखें तो इंटरनेशनली हम ऑब्वियसली ये सबको पता है कि खामदेल हो गया, इंटरनेशनल प्राइसेस हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं ये जो पेट्रोलियम जो ऑयल है। सो वंस वो इंपोर्ट होती है एक इम्पैक्ट तो उस पर डेफिनेटली पैरिटी का आता है। ठीक है, जब जब आपका रुपया जो है अगेंस्ट द डॉलर हिलता है तो ऑब्वियसली एक उसका इम्पैक्ट आता है। प्लस इसके अलावा उसमें एक चीज होती है पीडीएल, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। सो वो भी चीज है, आसान अल्फाज में ये डिफरेंट तरह के आप कह लें वो चार्जेस हैं जो इस पे मजीद लगा के फिर इवेंचुअली एक फाइनल कंज्यूमर को एक प्राइस पड़ रही होती है। आईएमएफ में होते हुए जो ये पीडीएल है, आईएमएफ ने ऑब्वियसली टैक्स कलेक्शन पे बड़ा जोर दिया हुआ है, तो उसका कहना था कि आपको पर लीटर जो है ये इसके कलेक्शन बढ़ा के, कहाँ ये 5 रुपए का होता था पर लीटर, अब ये 60 रुपए पे कर दिया गया। तो एक इम्पैक्ट ओवर द पीरियड हमने उसका भी देखा है। और उससे पर ऑफ कोर्स हमें जो गवर्नमेंट को है फिस्कल कलेक्शन में वहाँ जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू में उसको एक सपोर्ट मिली है, जो कि अगेन हमें जरूरत थी हुकूमत को अपने टैक्स कलेक्शन और नॉन टैक्स कलेक्शन यानी आसान अल्फाज में रेवेन्यू कलेक्शन को इम्प्रूव करने की। सो एक इम्पैक्ट तो उसका हमने देखा था। इसके अलावा डेफिनेटली अगर आप देखें इंटरनेशनली जो ऑयल प्राइसेस हैं उनकी कीमतें बढ़ती हैं और गिरती भी हैं। जब गिरी थी तो हमने लास्ट ये भी देखा था कि केयरटेकर गवर्नमेंट ने 40 रुपए से भी कम की,
बट जब बढ़ी तो हम ऑब्वियसली उसका भी पास ऑन है, तो पास ऑन जहाँ रूम बनता है कोशिश की जाती है, आई एम श्योर कि वो पास ऑन किया जाए। बट ये चीज भी देखने की जरूरत है कि साथ में हुकूमत का रेवेन्यू कलेक्शन भी इससे लिंक्ड है, तो वो चीज जो है वो अपनी जगह इंटैक्ट है। सो ये कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि और स्पेशली ये डेफिनेटली एक चीज है कि आईएमएफ जो है, हम कहते हैं जब भी आईएमएफ में कहते हैं तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और ये सारी चीजें बढ़ती हैं, क्योंकि ये जितनी चीजें हैं, चाहे वो टैरिफ का बढ़ना, चाहे वो गैस टैरिफ का बढ़ना है, चाहे वो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट का महंगा होना, ये सारे इवेंचुअली आपकी इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये मेजर्स लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग एन आईएमएफ प्रोग्राम, आईएमएफ का बड़ा क्लियर है, या तो आप खुद अपना जो है हाउस इन ऑर्डर करें, अगर नहीं करते फिर ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे जिसमें आप इंश्योर करें कि जो आपके टारगेट्स हैं वो मीट हो, जो आईएमएफ टारगेट्स दे रहा होता है, जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन के भी टारगेट्स हैं, सर्कुलर प्लान वगैरह के भी। सो ये सारी चीजें जो हैं उसमें हैं। तो उसकी वजह से डिसीजंस जो हैं मुश्किल, काफी मुश्किल होते हैं, और उसका एंड में जो बर्डन है वो एक आम इंसान पे डेफिनेटली पड़ रहा होता है। अब गोइंग फॉरवर्ड इसका हल क्या है? हल सबसे पहले, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। अगर आप इसी तरह अपने एनर्जी सेक्टर को लेके चलना चाह रहे हैं तो फिर यही इश्यूज दोबारा रिकरिंग हैं। अगर आप इसी तरह अपने एक्सपोर्ट्स को जो है बूस्ट नहीं करते, आप फिर क्योंकि डॉलर आने का तरीका जो है प्रॉपर, आप कह लें कि एक्सपोर्ट्स को या तो आप बढ़ाएं या आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली रेमिटेंसेस को जो है करें। रेमिटेंसेस भी ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म हल तो नहीं है, इवेंचुअली आपने अपने एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करना है। सो एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए आप ऑब्वियसली उन सेक्टर्स को, आपकी हाईली जो रिलायंस है वो टेक्सटाइल पे, तकरीबन 53% तो वहीं से आप डिराइव कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली आपको ये जो रिलायंस है ये आपको इसको शिफ्ट करने की जरूरत है। अब हम एक्सपोर्ट ऑफ कह लें सर्विसेज, हमने ये कोविड के दौर में देखा था, जहाँ सारी मैन्युफैक्चरिंग जो थी कंसर्न्स वो बंद पड़ी थी, वहां आपके एक्सपोर्ट सेक्टर ने 30% की भी तो ग्रोथ दिखाई। तो उसको मजीद परसू करने की जरूरत है। आप अपना जो सिर्फ टेक्सटाइल पे करें, क्योंकि अभी टेक्सटाइल वाले को भी वही बात है कि अभी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके लिए 22% आप कह लें पॉलिसी रेट पे, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो अपने पीक पे है। और तो इवेंचुअली आपका टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर भी उसी का पार्ट है, तो उसके लिए भी आसान नहीं है इस पे अपनी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाना और फिर उसे बेचना। तो उस केस में फिर ऑब्वियसली फिर आप सर्विसेज सेक्टर को एक प्रमोट भी कर सकते हैं और बूस्ट भी कर सकते हैं। सो इवेंचुअली वही बात कहने की है कि आपको ऐसे मेजर्स लेने की जरूरत है जो कि लॉन्ग टर्म हो, जो कि रिफॉर्म्स लाए इकोनॉमी में, एंड इवेंचुअली जो आपकी डिपेंडेंस है कि आप बार बार आईएमएफ के उस वापस जाना पड़ता है आपको आईएमएफ में, उस चीज को हम अवॉइड कर सकें। बट ये ओवरनाइट नहीं होने वाला, ये 1-2 दिन की कहानी नहीं है, 1-2 साल की भी नहीं। आई थिंक एक लॉन्ग टर्म एक ओवरहॉल का प्लान होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है जो भी इक्तदार में आए बड़ा क्लियर कट प्लान लेके, इंटेंशन लेके आए कि अब जो है हमें इस इकोनॉमी को रिवाइव भी करना है एंड जहां जरूरत है वहां रिवैम्प भी करना है। सही। अच्छा, सर आपने बड़ी डिटेल बात की। ज़रा सा मुझे इंटरेस्ट रेट के हवाले से बताइए, क्योंकि अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जब लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी आ रही थी तो हम सबको यही उम्मीद थी कि इंटरेस्ट रेट डाउन होंगे लेकिन मेंटेन रहें। इन फ्यूचर क्या लगता है, क्योंकि इन फ्यूचर भी यही प्रिडिक्शन की जा रही है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, तो आगे आप क्या इस चीज़ को कैसे देखती हैं? जी, इंटरेस्ट रेट का जो है अभी जो हाल ही में पॉलिसी अनाउंस हुई थी स्टेट बैंक की जनवरी में, हुँ। इसमें जो है पॉलिसी रेट बरकरार रखा गया 22% पे। बट इस दफा जो अगर आप उनकी स्टेटमेंट उठा के देखें तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सा एक आपके लिए डेवलपमेंट थी या एक लफ्ज का इजाफा था, जिसकी वजह से जो एक डायरेक्शन जो फॉरवर्ड गाइडेंस हम कहते हैं, उस पे एक थोड़ा सा आप कह लें उन्होंने हाईलाइट किया है। उन्होंने वर्ड यूज किया कि अगर हम देखें फॉरवर्ड बेसिस पे तो हमारा रियल इंटरेस्ट रेट, यानी आसान अल्फाज में अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें तो हम पॉजिटिव टेरिटरी में एंटर हो चुके हैं। यानी आपका इंटरेस्ट रेट इतना है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल या इन्फ्लेशन की रेट को मैनेज कर सके। सो सिग्निफिकेंटली ये वर्ड ऐड किया गया है, यानी यहाँ से नजर ये आता है कि आइंदा आने वाले महीनों में स्टेट बैंक, अगर हालात में कोई ऐसा कोई एक्सटर्नल शॉक नहीं आता, तो स्टेट बैंक जो है बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं रिवर्सल साइकिल
बट कुछ चीजें हमें इसमें देखनी चाहिए। एक चीज तो ये कि इस पॉलिसी में क्यों रेट कट नहीं हुआ आगे, क्योंकि उसमें अगर हम इन्फ्लेशन के नंबर्स को उठा के देखें, उसकी प्रोजेक्शंस को स्पेशली देखें, तो जनवरी के महीने में इन्फ्लेशन तकरीबन 28%, 28.3 तक रही है। बट ये है स्पॉट इन्फ्लेशन, यानी उसी महीने की इन्फ्लेशन। इसके अलावा अगर हम पिछले 6 महीने 7 महीने का एवरेज भी देखें तो तब भी 28% के करीब रह रहा है। और पिछले अगर हम सिर्फ 23 जैसे हम कहते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर 23 का देखें, 29% का एवरेज रहा है। तो इन्फ्लेशन कहीं से नीचे नहीं आ रही, जिसकी वजह से ऑब्वियसली स्टेट बैंक बड़ा एक वेट एंड वॉच वाला कह रहे कॉशियस अप्रोच लेके चल रहा है कि वेन एवर इट इज द राइट टाइम, जहां स्टेट बैंक को लगता है कि हाँ अब डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट हो गई है इन्फ्लेशन की, वहां डेफिनेटली वो रिवर्सल साइकिल को कंसिडर कर सकते हैं। अब वो साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती हुई हम एनालिस्ट को नजर आ रही है, वो है मार्च 2024। अब मार्च 2024 में ऐसी क्या वजह है? देखें, इसकी इन्फ्लेशन एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो कैलकुलेट होता है, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो उसमें एक बेस इफेक्ट चीज होती है। आसान अल्फाज में अगर समझाएं तो पिछले साल सेम पीरियड में कितनी महंगाई की शरह रही और वर्सेस अब कितनी है। तो वो जो पिछले साल का बेस था वो बहुत हाई सेट हुआ है। अगर आप पिछले साल के फरवरी के नंबर उठा के देख लें और मार्च के देख लें तो इन्फ्लेशन यहाँ 30% को क्रॉस कर चुकी थी। सो मच सो के मई में 38 का हाई भी बनाया था। सो वहाँ जो बेस है वो हाई सेट हुआ है। तो ऑब्वियसली इस बेस पे अगर कोई भी ग्रोथ आप लगाएं तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा बनिस्बत उसके कि अगर बेस लो होता। सो उस वजह से इस जो पीरियड में आने वाले महीने, इसमें इन्फ्लेशन की जो शरह है जिसे हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं, उसकी शरह नीचे आती भी नजर आ रही है। लास्ट ईयर अगर 38-30 पे ये इन्फ्लेशन थी, अब के जो आने वाले महीने हैं उसमें जो है ये जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 25 से लेके 22% भी जाते हुए नजर आ रहा है। एंड अगर चीजें काबू में रही और एक्सटर्नल कोई शॉक नहीं आता जो इस रेट को बढ़ाए, तो इन्फ्लेशन आपकी 19% पे भी आ सकती है और 17 तक जा सकती है। ये नंबर्स मैं जो कोट करी हूँ इसको बताने की वजह ये थी कि आप अगर इसे कंपेयर करें विद द पॉलिसी रेट, तो वहां जो डिफरेंशियल बनता है वहां फिर आपके पास रूम बढ़ता जा रहा है रेट कट का। मैं फिर यही डिस्क्लेमर दूंगी कि ये सब चीज डिपेंड करती है कि इन्फ्लेशन में कोई ऐसा कोई एक्सटर्नल शॉक ना आए या ऐसा कोई फैक्टर ना आए। अब ये जो मैं एक्सटर्नल शॉक की बात कर रही हूँ, अब इसे थोड़ा सा एलैबोरेट करूँ तो बहुत इसमें सिंपल अल्फाज में ये कि कोई लेट्स सपोज जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं उसमें कोई मेजर अपटिक ना आ जाए, क्योंकि जिस तरह के हमारे सामने रेड सी के हालात हैं एंड बाकी जो जियो पोलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, सो उसकी वजह से ये सारे ऑब्वियसली कमोडिटी प्राइसेस को इफेक्ट करते हैं। सो अगर उसकी वजह से खुदा ना खास्ता कोई और जो है खाम तेल की कीमत में इजाफा नहीं होता, या अपना हम डोमेस्टिकली भी देख लें, हमने पिछले साल 2 सालों में देखा था कंसेक्यूटिवली फ्लड आए थे पाकिस्तान में। और ऐसे वो थे कि आपने देखा आपकी जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है प्लस आपकी डोमेस्टिकली आपको आपकी जिसे हम कहते हैं कि फूड क्रॉप, उसको भी इम्पैक्ट किया था। इंसानी जानों के वो तो अपनी जगह डेफिनेटली, और इसके अलावा जो फूड क्रॉप थी तो उसकी वजह से हमने फूड इन्फ्लेशन देखा था। तो खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी चीज दोबारा होती है वो भी एक कंसर्न है। इसके अलावा जो है रुपए की कदर, ये भी आपका रिफ्लेक्ट होती है इन्फ्लेशन के नंबर में। तो अगर यहाँ से कोई ऐसी रीजन बनती है कि जिसकी वजह से आपके रुपए की कदर में कोई मेजर कोई चेंज आता है, वो भी रिफ्लेक्ट होती है। तो सारी कंसर्न्स हैं जिसको, और ऑफ कोर्स IMF में रहते हुए अगर, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि आपको एक और IMF की प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। सो अगर आप उसमें जाते हैं तो डेफिनेटली उसके अपने फिर से उनके जो हैं वो आते हैं, कह लें आप प्री रिक्विजिट्स होते हैं या बेंचमार्क्स होते हैं, जिसमें वही बात है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखें और ये सारी चीजें होती हैं। तो ये भी रिफ्लेक्ट फिर करेगी डिसीजन में ऑफ द स्टेट बैंक। तो ये सारी चीजें अपनी जगह अगर सपोर्ट करती हैं डिसीजन को, तो स्टेट बैंक डेफिनेटली आई थिंक रिवर्सल को कंसिडर करेगा, क्योंकि देखना हमें यही है कि अब आपको इकोनॉमी को रिकवर कराना है और यहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। और 22% के रेट पे, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि एक आम इंसान के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस
सोच से भी बाहर हो जाती है। तो डेफिनेटली जहां आपको अगर रिकवर करना है, आपको अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग साइड को, सर्विसेज साइड को सपोर्ट करना है और इवेंचुअली ये रिफ्लेक्ट होगी जीडीपी ग्रोथ में, तो उसके लिए जरूरी है कि जो शरह सूद को है वो रिवर्स किया जाए जहां जहां उसका रूम बनता है। तो सही। अच्छा, अभी आने वाले वक़्त में किन सेक्टर्स को आप देख रही हैं कि वो सेक्टर्स परफ़ॉर्म करेंगे? अगर मैं स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करूँ तो? जी, इस साल के लिए वही बात है कि एक तो ईएनपी सेक्टर देखना चाहिए। ईएनपी इसलिए क्योंकि जिस तरह की आपकी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं वो सपोर्ट कर रही हैं। और दूसरा सेक्टर जो है वो सीमेंट सेक्टर जरूर देखना चाहिए। सीमेंट इसलिए, सीमेंट के असल लाइमलाइट में सीमेंट तब आएगा जब ये इंटरेस्ट रेट रिवर्सल की कहानी स्टार्ट होगी, क्योंकि आपका ये हाईली लेवरेज सेक्टर है। इसमें जैसे ही आप इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होता है तो वो स्टॉक्स जो कि हाईली लेवरेज हैं एंड ओवरऑल द सेक्टर इटसेल्फ उसको कंसिडर करना चाहिए। हुँ, फिर तीसरा जो है, जहां तक बैंकिंग सेक्टर का सवाल है, क्योंकि लोग उस पर बहुत सवाल करते हैं। सो हुँ, सी बैंकिंग सेक्टर का डेफिनेटली जहां रिवर्सल साइकिल स्टार्ट होती है तो ऑब्वियसली बैंक्स के लिए तो ये नेगेटिव है। उनकी पूरी मेन कोर इनकम ही वहां से जनरेट हो रही होती है। बट हमें ये देखने की जरूरत है कि बैंक्स में वो स्टॉक्स जो अभी भी जिनकी डिविडेंड यील्ड जो है, जिसमें अगर मैं कुछ नाम लूं तो यूबीएल सबके सामने है कि उसका पे आउट रेशियो देखें आप, अगर मीजान देखें, एमसीबी देखें, तो ये वो स्टॉक्स हैं कि उनकी परफॉर्मेंस जो भी है उनका एक सेट पे आउट रेशियो है और वो दे रहे होते हैं। तो हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स को कंसिडर करना चाहिए बैंक्स में। और वही बात है कि बैंक्स को अगर हम कहें तो अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल अगर स्टार्ट भी होता है मार्च में, तो आई थिंक उसका जो इम्पैक्ट आप कह लें कि सही से जो कट्स, एग्रेसिव कट्स अगर स्टेट बैंक कर भी सकते हैं वो सेकेंड हाफ में। तो एटलीस्ट पहले हाफ में जो है बैंक्स को तब भी सपोर्ट मिल रही है हाई इंटरेस्ट रेट पॉलिसी से। हुँ, सो ये भी, तो ये तीन सेक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। एंड इसके बाद वंस कट स्टार्ट होता है एंड अगर रुपए की कीमत में कोई मेजर वो नहीं आता तो बाकी सेक्टर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। ऑटोज ऑब्वियसली नहीं, नेगेटिव है। हुँ। जैसा मैं पहले स्टार्ट में ये जिक्र किया था कि ऑटोज की इंपोर्ट जो है रुकी हुई है, तो इस साल भी हमें कोई ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उसमें कोई मेजर आएगा। एंड सो ये तीन सेक्टर्स डेफिनेटली कंसिडर करने चाहिए फॉर नाउ। सही। अच्छा, मूविंग टुवर्ड बैंकिंग सेक्टर, यहाँ पर मैं बैंकिंग सेक्टर के हवाले से आपसे ये बात करूँगी कि गवर्नमेंट ने जो बैंक से जो लोन लिए हैं, वो कौन से बैंक्स हैं जिनके जो है इसमें नाम शामिल है? थोड़ा-सा आप वो बताएँ हमें। अच्छा, गवर्नमेंट के मैं नाम तो ऑब्वियसली नहीं ले सकती क्योंकि हुँ, ये अगर इंफॉर्मेशन थोड़ी सी वो होती कॉन्फिडेंशियल, बट मैं ये जरूर बताऊं कि हर बैंक में ये ज्यादा आप कह लें कि रेलेवेंट है। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट को भी इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं अगर आसान करके बोलूं कि गवर्नमेंट के एक्सपोजर बैंकों पे, कौन कौन से बैंक्स पे ज्यादा पड़ता है, और एक्सपोजर में दोनों साइड आ सकती है कि बैंकों के साथ जो गवर्नमेंट का डिपॉजिट है, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो प्रोविंशियल हो, वो किस में एक्सपोजर है, और फिर उसके एडवांसेस साइड भी आ जाते हैं। सो सबसे पहले अगर ब्रॉडली स्पीकिंग तो हर बैंक जो है वो गवर्नमेंट को लेंड कर रहा है थ्रू टीबिल्स एंड पीआईबीज। तो इस तरह इसको कहते हैं हम कि इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो देख लें या बैंकों का आप इन्वेस्टमेंट उठा के देख लें, तो जो मिक्स है वो बैंकों का, आप कह लें कि अभी ये रेशो 90% तक, जो अभी रिसेंट नंबर आया है 90% तक जा चुका है। यानी जितना डिपॉजिट बैंक ले रहा है उसका 90% तकरीबन, एक अंदाजे के मुताबिक, वो बैंक लेंड कर रहे हैं टू द गवर्नमेंट थ्रू टीबिल्स एंड पीआईबीज। अब सो इस लिहाज से तो हर बैंक जो है वो एक्सपोज है गवर्नमेंट को। अगर आपको याद हो जब ये डिफॉल्ट की बात हुई थी तो उसमें एक चीज ये भी आई थी कंसिडर कर, मतलब एक प्रपोजल फ्लोट कर रहा था, वो ये था कि जो ये स्टॉक है इसे कहते हैं हम डोमेस्टिक डेट। तो बेसिकली आसान अल्फाज में हुकूमत जो है कर्जा ले रही है बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, हुँ, थ्रू दीज टी बिल्स एंड पीआईबीज। तो उसका जो कर्जे के जो अमाउंट है, क्वांटम है, वो 34 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर गया हुआ है। अगेन वो बर्डन गवर्नमेंट पे ही पड़ता है क्योंकि उस पर मार्कअप देना होता है गवर्नमेंट को। तो उस लिहाज से एक बीच में प्रपोजल फ्लोट किया था, अनऑफिशियल था, ऑफिशियल था वल्लाह आलम, क्योंकि उसमें कोई ऑफिशियल कहीं पे वो नहीं था, बट जिस तरह के मार्केट में रूमर्स थी कि हुकूमत कंसिडर कर रही है कि इस डोमेस्टिक डेट के स्टॉक को एक हेयर कट लगाया जाए। हेयर कट का मतलब
उसके तरीके होते हैं। आसान अल्फाज में लेट्स सपोज अगर 100 रुपए की चीज है तो अब से हुकूमत का नहीं वो बराबर है 80 रुपए के, तो इसे कहते हैं हेयर कट करना। इस केस में जो है बैंक्स पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था, क्योंकि जैसा मैंने बताया अगर किसी बैंक का 90% ऑन एवरेज एक्सपोजर है टी बिल्स में, तो अगर उसकी चीज जो पहले 100 रुपए की वर्थ की थी आज 80 रुपए की वर्थ की रह जाती है, तो उस पर बैंक्स की अर्निंग पे इम्पैक्ट है एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था। तो उस लिहाज से हर बैंकों पे इम्पैक्ट आया था, ऑल्दो बड़ा क्लियरली स्टेट बैंक ने भी इसे डिनाई किया कि ऐसी कोई चीज अंडर कंसिडरेशन नहीं है। एंड पिछले पूरे साल ये चीज चली थी पोस्ट डिफॉल्ट की बातें। सो एक वो चीज होगी। इसके अलावा एक जो मैंने जिक्र किया था ट्रेजरी सिंगल अकाउंट का, वो दूसरी चीज है जो आई थिंक बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा हमारे पास कंसर्न आते हैं क्लाइंट्स के। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट क्या है? ट्रेजरी सिंगल अकाउंट बेसिकली सो आईएमएफ कहता है कि जितने हुकूमत के अकाउंट्स हैं डिफरेंट बैंक्स में, वो कंसोलिडेट होके एक जगह पे इंटीग्रेट होके होने चाहिए विद द स्टेट बैंक। बाकी जो उसका नेशनल बैंक है वो कलेक्टिंग एजेंट भले रहे, बट एट द एंड ऑफ द डे जहां जहां उसके डिपॉजिट्स हैं वो इंटीग्रेट होके एक अकाउंट सिंगल अकाउंट में पार्क होने चाहिए। अभी हो क्या रहा है कि लेट्स सपोज हुकूमत के कुछ प्रोविंशियल लेवल के अकाउंट्स हैं, कुछ फेडरल के अकाउंट्स हैं, वो डिफरेंट बैंक्स में उनके अकाउंट खुले हुए हैं। अब उसमें ऑब्वियसली इतना कह लें आप डिसइंटीग्रेटेड है कि कुछ अकाउंट्स डोरमेंट भी हो चुके हैं, कुछ में बैलेंसेस पड़े हुए हैं, उसका हुकूमत को पता नहीं। यही चीज जब फंड्स एक जगह एक अकाउंट में होंगे तो एक बेहतर तरीके से हुकूमत अपने फंड्स को मैनेज भी कर सकेगी एंड ऑब्वियसली उसको फिर यूटिलाइज भी कर सकेगी। तो इस केस में हुकूमत के लिए तो अच्छी चीज है, बट बैंकिंग सेक्टर पे ये कंसर्न हर बार आता है, पिछले साल से आ रहा है। एंड मुझे याद है कि इसका रिएक्शन हमेशा आता है, और हर एनालिस्ट ब्रीफिंग जो कि बैंकों के साथ होती है हर बार यही सवाल फिर रेज किया जाता है। स्पेशली वो बैंक्स, एक दो बैंक्स के मैं नाम ले लूं, उनकी बुक्स में ये चीजें हैं। बैंक ऑफ पंजाब हो गया आपका, बैंक ऑफ खैबर हो गया आपका, नेशनल बैंक हो गया। ऑब्वियसली ये सारे बैंक्स हैं जिसमें हुकूमत के डिपॉजिट सबसे ज्यादा हैं, तो इन पे हमेशा कंसर्न्स उठाए जाते हैं। और जो लास्ट इन्होंने अपडेट दी है कि ये सो बेसिकली टीएसए ने 2 फेजेस में कंप्लीट होना है। फर्स्ट फेज कंप्लीट हो भी चुका है और उसकी वजह से हमने देखा है कोई मेजर डिपॉजिट एट्रिशन नहीं हुई, यानी डिपॉजिट्स का कोई में कमी नहीं आई कोई मेजर इन बैंकों में। तो वो चीज अपनी जगह एड्रेस हुई है। अब गोइंग फॉरवर्ड सेकंड प्लान में किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, वो सारा मैकेनिज्म अभी कोई डिस्क्लोज ऐसा हुआ नहीं है, बट वो देखना होगा कि किस तरह ये चीज की जाती है एंड फिर इवेंचुअली जिन बैंकों पे ज्यादा एक्सपोजर है उन पे क्या इम्पैक्ट आता है। सो ये ओवरऑल चीजें हैं गवर्नमेंट का एक्सपोजर ऑन द बैंकिंग सेक्टर।